रॉयल एनफील्ड की कामयाबी की अनसुनी कहानी 1990 में बंद हो जाती तो कभी नहीं सुन पाते बुलेट की आवाज। आवाज कानों में पड़ते ही जहन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती हैं। बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट, इसकी सवारी की ख्वाहिश रखने वाला हर शख्स के मुंह से ये लाइनें तो निकलती ही हैं। इसके चाहने वाले कहते ही हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही चल लो। शायद बुलेट को देखकर हम में से ज्यादातर लोगों के दिल में यही आवाज आती है। आज रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स रोड के साथ साथ लोगों के दिमाग में भी बुलेट की तरह दौड़ रही हैं। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद कर देना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने इसे फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा कर दिखाया। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 1949 से इंडिया में बिक रही हैं। भारतीय सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का सबसे बड़ा बल्क ऑर्डर यही था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिच प्लांट में तैयार किया जाना था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफर यहां से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिच कंपनी ने 1955 में इंडिया के मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, एनफील्ड इंडिया, इंडियन बुलेट। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई फैसले लिए गए, जिससे कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में CD 100 आने के बाद रॉयल एनफील्ड को बहुत बड़ा झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। 1994 में आयशर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इसे खरीद लिया। साल 2000 में आयशर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीजन को 20 करोड़ का घाटा हुआ था। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। फिर डीलर डिस्काउंट्स खत्म किए, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था। सिद्धार्थ लाल ने कुछ साल पहले कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे ये कड़े फैसले लेने पड़े। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है मौजूदा ब्रांड को ही मजबूत किया जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा कि इन बाइक्स का कोई मार्केट न भी हो तो भी हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और लग जाएं। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट किया और साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। 2002 में उतारी थंडरबर्ड। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की ही तरह थी। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं ओर और गियर्स बाएं ओर थे। इनमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफर चल पड़ा। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स आती गई। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक प्लांट खोला, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट्स खोले जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल एनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज की गई। 2012 में कंपनी की 81,464 बाइक्स बिकी, जबकि 2013 के दौरान 1,23,018 यानी कि 51% की ग्रोथ हुई। रॉयल एनफील्ड ने 2018 में
अब तक 3,54,740 यूनिट्स बेच दी हैं। यह पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। सिद्धार्थ लाल ने कहा, कंपटीशन से मैं परेशान नहीं होता। हमने ही 250 सीसी मोटरसाइकिल का मार्केट बनाया है। आगे देखते हैं क्या होता है।